तो दोस्तों वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न लॉजिक, पश्चात दर्शन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें जो लॉजिक वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया है, जिस लॉजिके से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विचार या थॉट। ठीक है, हम तर्कशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, जो लॉजिक होता है, तर्कशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? जैसे सत्य और असत्य तर्क के अंदर ही प्रमुख समस्याएं विद्यमान रहती हैं, जिसका अध्ययन तर्कशास्त्र कराता है। ठीक है, जो सत्य है और असत्य है उसके अंदर जो मुख्य समस्याएं हैं उसको अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए उसका जो अध्ययन है वो तर्कशास्त्र कराता है। मुझे लग रहा है ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखेंगे नेचर ऑफ आर्गुमेंट, युक्ति का स्वरूप। ठीक है, युक्ति का स्वरूप, अनुमान का वह रूप जिसमें दो या दो से अधिक तर्कवाक्य का समूह हो। अनुमान का वह रूप, पहली बात हम बात कर लेते हैं अनुमान की यहाँ बात क्यों की गई है। क्योंकि हमें दो प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो हम जब प्रत्यक्ष में, जब हमें प्रत्यक्ष जो चीजें सत्य दिखती हैं उसमें असत्य चीजें अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो चीजें नहीं दिखती है, असत्य जो है, मतलब जिसमें हमें सत्य ढूंढना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, उसमें हम अनुमान लगाते हैं। तो उसमें अनुमान, इसमें जो हम पढ़ेंगे इसमें अप्रत्यक्ष पे ही जो तर्कशास्त्र है डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया आपको। तो हम बात करेंगे अनुमान का वह रूप जिसमें दो या दो से अधिक तर्कवाक्य का समूह हो, उसे हम युक्ति कहते हैं। अब तर्कवाक्य यहाँ पे आया है। तर्कवाक्य आप वो समझिएगा जो वर्तमान में हो। ठीक है, उसी को हम तर्कवाक्य कहते हैं। इतना आगे मैं आपको डिफिनेशन दूंगा इसका। तो अब बात करते हैं एक से अधिक समूह। ठीक है, दो या उससे अधिक समूह। तो यहाँ पे कई समूह हैं, जो तर्कवाक्य कई समूह हैं। ठीक है, तो ये जो समूह है इसे हम युक्ति कहते हैं। ठीक, और ऊपर के दो जो वाक्य हैं इसे आधार वाक्य कहा जाता है। इन दोनों से ही, हेलो, इन दोनों से ही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, इन दोनों से ही निष्कर्ष निकलता है। हो सकता है आपको क्लियर हो चुका होगा, आई होप, आशा करता हूँ। ठीक है, आपको इसकी युक्ति क्लियर हो गई, युक्ति किसे कहते हैं, और आपको आधार वाक्य और निष्कर्ष क्लियर हो गया। ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आगे आपको काम देगा। ठीक है, करते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। जो युक्ति होती हैं ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है निगनात्मक युक्ति और दूसरा होता है आगनात्मक युक्ति। निगनात्मक युक्ति वह युक्ति होती है जिस युक्ति, अब देखो, जो युक्ति होता है, जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष तर्क वाक्य, जैसे ये निष्कर्ष तर्क वाक्य है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए जो ये दोनों आधार वाक्य हैं, आधार वाक्य हैं, वह निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उसे निगनात्मक युक्ति कहते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा। जिन युक्ति में निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष तर्क वाक्य को सिद्ध करने के लिए आधार वाक्य निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करता है, उसे हम निगनात्मक युक्ति कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, मतलब जितने भी संसार में मनुष्य हैं वो सभी मरणशील हैं। तो उसमें से एक अगर मोहन मनुष्य होगा तो वो भी मरणशील होगा। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गए, हो गया, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अग्नात्मक युक्ति क्या होती है? ठीक है, अग्नात्मक युक्ति को देखते हैं। तो सिद्ध करने के लिए, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, जैसे कि जिस इस निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए जब तर्कवाक्य निश्चित कम प्रमाण देता है, मतलब उतना प्रमाणित नहीं कर पाता है ये, उसे हम अग्नात्मक युक्ति कहते हैं। जैसे कि मोहन मरणशील है, सोहन मरणशील है और अति सभी मनुष्य मरणशील होंगे। मतलब छोटे छोटे तथ्यों को जोड़कर एक बड़ा तथ्य बना लेना। अर्थात यही है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम नहीं जानते सभी मनुष्य मरणशील होंगे। क्योंकि मैंने छोटे छोटे, मतलब एक गांव से दो मनुष्य उठा लिया और मैंने कहा कि पूरे संसार के मनुष्य मरणशील, हो सकता है कोई अमर हो। तो ये उतना ऑथेंटिक नहीं है कंपेयर किया जाए निगनात्मक युक्ति से। तो इतना ये प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तर्क दोष अब हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं तर्क दोष होता क्या है। ठीक है, हमारा एक टॉपिक है तर्क, औपचारिक तर्क दोष और तर्क दोष। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फैलेसी। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो अगर हम तर्क दोष की बात कर लें तो तर्क दोष का मतलब, ये तर्क दोष के माध्यम से हम तार्किक दृष्टि से कमियों को जान सकते हैं। ठीक है, तो औपचारिक इसमें जुड़ गया, औपचारिक जुड़ गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ हम डिफिनेशन के माध्यम से कुछ समझाता हूँ। ठीक है, पहले आइए रीडिंग करते हैं। शब्द का प्रयोग अथवा विषय वर्णन, मतलब शब्द का प्रयोग, शब्द के प्रयोग से विषय वर्णन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विशेषगत भाषा के प्रयोग का कारण होती है। मतलब जो औपचारिक तर्क दोष होती है, हमारे भाषा से, हमारे जो वर्णन करने का तरीका होता है उससे ये दोष उत्पन्न होती है। जैसे मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, किसी में कोई वर्ड मैंने बोला, ठीक है, इससे ये मतलब उत्पन्न होती है। इसके जो टॉपिक्स हैं उसके समझ में आएगा। प्रासंगिक,
कत्व और उसके बाद है संदिग्धार्थ। ठीक है, ये जो र है ना इसके ऊपर होगा भाई, मिस्टेक्स हो गया। ठीक है, देखते हैं प्रासंगिक तत्व। ये इसमें इतने प्रकार है ना, अभी तक कोई भी जितने भी दार्शनिक हुए हैं अभी तक इसका डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसमें कितने प्रकार रखना है। ठीक है, तो अभी तक ये कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो इसमें हम देखते हैं पहला मुष्टि युक्ति। मुष्टि युक्ति क्या होती है? मुष्टि युक्ति ये होती है, आप सीधे से समझिएगा, जब हम वाक्यों के माध्यम से या जो भी माध्यम से हम किसी को जबरदस्ती कोई बात मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती करें, उसी को मुष्टि युक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ये कह सकते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरा बात नहीं मानोगे, तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें नुकसान होगा। ठीक, ऐसे मैंने उसे मतलब एक धमकी के वर्ड में या कुछ भी बोला। ठीक है, जबरदस्ती का। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास ताकत हो उसके पास सत्ता रहेगी रहेगी। जैसे हमारे एग्जाम्पल ऐसे मुझे भैंस वाली याद आ गई थी, हमारे मतलब फिलोसफी वाली क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही मतलब कॉमेडी होता था, जब हमें समझ नहीं आता था फिलोसफी तो सर कहते थे भैंस के आगे बीन बजाओ, ये वाला कहानी। ठीक है, तो होती है ऐसी चीजें। तो वही है, जिसके पास ताकत है उसके पास सत्ता रहेगी, तो वो मुष्टि युक्ति दोष होता है। दूसरा, हमने अपने शब्दों से किसी को क्या किया, धमकी दिया ना, तो उसमें ये दोष उत्पन्न होता है। व्यक्ति परक युक्ति, ये दो प्रकार का होता है। व्यक्ति परक युक्ति दो प्रकार का होता है, एक लांछन लगाना किसी को, दूसरा होता है प्रस्थिति परक। लांछन लगाने की बात करते हैं, अगर हम किसी कोई मुझे तार्किक कोई सेंटेंस बोल रहा है, कोई वाक्य या कोई शब्द से अगर हम उसको तार्किक उत्तर नहीं दे पा रहे, मतलब उसका खंडन नहीं करके कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रोल करेंगे, मतलब उसके आचरण पर कीचड़ उछालने का काम करेंगे, उससे भला बुरा करेंगे, उसके चरित्र के ऊपर टारगेट करेंगे। ठीक है, ऐसा कार्य करेंगे, तो उसमें होता है लांछन लगाना, किसी के ऊपर भला बुरा करना। ठीक है, उसके बाद हम परिस्थिति परक की बात करें तो इसे कथनों पे हम जोर देके उसके कथनों को ही खंडित करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि जीव की हत्या करना पाप है, जीव की हत्या करना पाप है, लेकिन वो स्वयं मांसाहारी, तो वह कैसे कह सकता है जीव की हत्या करना पाप है, तो वो स्वयं मांसाहारी तो ऐसे कैसे कह सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। बहुत आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो फिर यार, फिर ये जो ज्ञानात्मक मूलक हो जाएगा, यहाँ पे ज्ञानात्मक, ज्ञान कर लेना आप लोग, सॉरी। ठीक है, आई फील बैड वैसे भी। तो ज्ञानात्मक यहाँ पे कर लेना अज्ञानात्मक। ठीक है, युक्ति अज्ञानात्मक में सीधा सीधा है, जब हम कोई चीज, जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर मैं ये कहता हूँ ये चीजें सत्य हैं और तुमने ये सत्य नहीं साबित कर पाए, तो ये सत्य ही रहेगी, ऐसा हो सकता है? या मैंने ये असत्य है और ये सत्य, ये तुमने सत्य नहीं साबित कर पाया, तो ये असत्य ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लोग कहते हैं कि क्या तुमने ईश्वर देखा है, अगर तुमने ईश्वर नहीं देखा तो ईश्वर नहीं होता, ये कहते हैं नास्तिक लोग। और आस्तिक लोग यह कहते हैं, इसमें काउंटर करते हैं कि अगर तुमने परदादा को देखा होगा, तुमने अपने परदादा को देखा, तो तुमने अपने परदादा को नहीं देखा, इसका मतलब ईश्वर नहीं है। ये काउंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है? जैसे कि अगर मैं एज ए ह्यूमन बींग मैं कहता हूँ मैंने ईश्वर, तो अगला इंसान कहता है कि तुमने अपने परदादा को नहीं, तो आई एम ह्यूमन बींग, आई एम गो टू हॉस्पिटल एंड आई चेकअप आई माई जीन, मतलब जीन मैंने चेक करवाऊंगा, और माई सेक्सुअल प्रोडक्शन, मतलब मुझे पता रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट हूँ, मतलब उत्पन्न हुआ हूँ, तो मेरा जीन कोई ना कोई पीछे एंसेस्टर रहा होगा। लेकिन ऐसा आगे केस में नहीं है, तो यहाँ पे दोष उत्पन्न होता है। हो सकता है वो चीजें नहीं भी हो सकता है हो भी। ठीक है, तो यहाँ पे अज्ञानात्मक, अज्ञान जिसको हम कोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं दया मूलक युक्ति। दया मूलक युक्ति क्या होती है? दया मूलक होती है जब हम अपनी शब्दों या वाक्यों से किसी के अंदर दया जागृत करने का कार्य करें। जैसे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, और मैं जज के सामने कह रहा हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसके कारण ही मैं अपराधी बना। तो जज क्या अंदर क्या प्रेम, मतलब प्रेम नहीं, प्रेम तो अलग होता है, दया उत्पन्न हुई, दया उत्पन्न हुई, वो ये सोचेगा यार गरीब है, थोड़ा सा दया, मतलब सजा कम कर देता है, तो हो सकता है मैं उसके अंदर दया उत्पन्न कर दूं अपने शब्दों से, इसमें भी दोष होता है। इसे दया मूलक युक्ति मतलब दोष कहते हैं। संदिग्धार्थ, इसमें तीन प्रकार हो, मतलब 5 प्रकार होते हैं, मैंने 3 प्रकार लेके आया हूँ। जैसे कि ये मतलब इन पे जितना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट, लेकिन एट द सेंस कुछ ज्यादा हो जाता है, मतलब स्लाइड कुछ ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है। अनेकार्थक तर्क दोष। अनेकार्थक मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, मतलब 2 अर्थ होते हैं, 2 हो 3 हो, तो उसमें अनेकार्थक दोष होता है। जैसे कि जब किसी जब किसी युक्ति में पद का प्रयोग अनेक अर्थों में हो, ठीक है, तो उसे ये दोष हो जाता है। जैसे कि द्विज अनुधारी है, पच्छे द्विज है,
पक्षी जन्मधारी, मतलब यहाँ पे द्विज का मतलब हुआ है, द्विज का मतलब हुआ है एक एट द सेंस ब्राह्मण, और दूसरा का मतलब है बार बार जन्म लेना, नहीं 2 बार जन्म लेना, सॉरी 2 बार जन्म लेना। तो यहाँ पे अनेकार्थक तर्क दोष, यहाँ पे देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा है अनेकार्थ, अनेक दोष, अनेकार्थ मतलब अनेक अर्थ, और उसका तर्क दोष, दोष। ठीक है, क्लियर हुआ होगा मुझे लग रहा है। उसके बाद वाक से वाक्य छल, यहाँ पे छल होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है यार, टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज्यादा हो गई। हाँ, तो वाक्य छल, ठीक है। तो वाक्य छल का मतलब ये होता है जब हम किसी अपनी भाषा से किसी को छलते हैं, जैसे कि जब किसी वाक्य की बनावट संदिग्ध हो, अर्थात उसमें किसी अर्थ लगाए जा सके, तो उसमें वाक्य छल दोष होता है। जैसे कि भागो मत लड़ो, भागो मत लड़ो, भागो मत लड़ो, एडजस्टिंग क्या हुआ, भागो, भागो मत लड़ो, मतलब यहाँ से भाग जाओ मत लड़ो, लेकिन भागो मत लड़ो, मतलब लाइन दोनों सेम है, सेंटेंस दोनों सेम है, वाक्य दोनों सेम है, बट दोष उत्पन्न हुआ। शोकात्मक दोष ये तो आपके साथ हुआ ही हुआ होगा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें हमेशा लोग हमसे मजे लेते रहते हैं। जैसे कि कोई मुझसे पूछता है क्या तुमने शराब पीना छोड़ दिया, इसका एग्जाम्पल है क्या तुमने शराब पीना छोड़ दिया, तो अगर मैं कहूं हाँ, अगर मैं कहूं ना, अगर मैंने बोला ना तो मैं अभी भी शराबी हूं, अगर मैंने बोला हाँ तो शराबी था, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मुझे नशा करता था या करता हूं, तो मेरे द्वारा क्या हुआ, ये दोष उत्पन्न हुआ। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। बल हुआ मेरा आवाज, क्या हुआ, हाँ। अब बात करते हैं तर्क दोष, तर्क सॉरी तर्क वाक्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तर्क वाक्य क्या होता है, तर्क वाक्य देखो मैंने पहले बताया था, दो शब्दों के मेल से, देखो जब दो संख्या और उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय, यहाँ देखो फिर पढ़ाई में यहाँ विधेय होगा, देखो यहाँ पे मैंने विधेय लिखा है, तो ये विधेय यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी विधेय होगा। उद्देश्य और विधेय के संक्षिप्त संबंधित होता है तो उसे संबंधित का कथन तर्कवाक्य कहलाता है। जैसे कि जब उद्देश्य और विधेय का संबंध होता है, ठीक है, उसे हम तर्कवाक्य कहते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। जैसे कि इसमें जो मनुष्य है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है मतलब उद्देश्य है, ये मरणशील है, ये विधेय है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है, ये प्रेडिकेट है, और ये है जो है ये संयोजक है। मैंने ये तीनों आपको जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया। प्रत्येक तार्किक के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, यहाँ पे अंग कर लेना, 3 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय और संयोजक। और एक सेंटेंस जो ये वाक्य है तर्क वाक्य है, इसमें क्या है, ये क्या नाम है, एस बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, प्रेडिकेट बन रहा है और संयोजक बन रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये तर्क वाक्य है। आपको ये सेंटेंस से समझ में आ गया, जैसे कि उद्देश्य, विधेय और संयोजक के संबंध से क्या बनता है, तर्क वाक्य बनता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। मुझे लगता है तर्क वाक्य आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब बात करते हैं तर्क वाक्य और वाक्य में अंतर। ठीक है, वाक्य और तर्क वाक्य मतलब वाक्य दोनों में, मतलब अंतर क्या है इन दोनों में, ये समझते हैं। पहली बात, जो तर्क वाक्य होता है वो क्या होता है, वो वर्तमान के समय के लिए होता है, लेकिन जो वाक्य होता है वो क्या होता है, वो तीनों तीनों में क्या नाम है, तीनों काल में होता है। जैसे कि सभी तर्क वाक्य वाक्य हो सकते हैं, पर सभी वाक्य तर्क वाक्य नहीं हो सकते। अब मैंने सही शब्द, जैसे सभी तर्क वाक्य जो हैं वो वाक्य हो सकते हैं और सभी वाक्य तर्क वाक्य नहीं हो सकते। इसका आपका जो अगला लाइन है ये आपको क्लियर कर देगा। जैसे कि तर्क वाक्य जो होता है वो केवल वर्तमान काल में होता है, लेकिन जो वाक्य होता है वो तीनों काल में होता है। तो जो वर्तमान काल है वो तो इसी में आएगा ना, तीनों काल में, तो तर्क वाक्य वाक्य में आ जाएगा, लेकिन तीनों काल वार वर्तमान में नहीं आएगा, इस वजह से वाक्य जो है वो तर्क वाक्य में नहीं आएगा। क्लियर हुआ होगा। अब तर्क वाक्य के 2 अंग होते हैं, मैंने पहले बताया तर्क वाक्य नहीं, तर्क वाक्य के 3 अंग होते हैं। जैसे कि मैंने पहले सब्जेक्ट, प्रेडिकेट आपने देख के आया है, प्रेडिकेट और संयोजक, ठीक है, और से संयोजक, ठीक। लेकिन वाक्य के 2 ही अंग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन दोनों में ये अंतर होता है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, संबंध के आधार पर। देखो जो तर्कवाक्य होते हैं उसके प्रकार चालू हो चुके हैं। तर्कवाक्य प्रकार 2 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परिमाण के आधार पर है और गुण के आधार पर है, लेकिन हम संबंध के आधार पर भी इसको देख लेते हैं। संबंध के आधार पर तर्कवाक्य 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है निरूपाधि तर्कवाक्य, दूसरा होता है सोपाधि तर्कवाक्य,
और चौथा होता है तीसरा होता है वैकल्पिक तर्कवाद, जिसे बिना शर्त के स्वीकार कर लिया जाए उसे निरुपाधिक तर्कवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो ये कहा जा सकता है सभी जितने भी मनुष्य हैं, मतलब सीधे बिना तर्क का, मतलब बिना शर्त के एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक लाइन है। ठीक है, वैसे ही सोपाधिक तर्क वाक्य में जब हम उद्देश्य और विधेय को किसी शर्त के बाद एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी। अब समझना, यदि जो है जो वर्षा पे ही फसल डिपेंड है, मतलब शर्त है, शर्त लग गई है, जैसे कि फसल अच्छी तभी होगी जब वर्षा होगी, या वर्षा होती है तभी फसल अच्छी होगी। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसकी पहचान जो है, इसकी पहचान सभी है, इसकी पहचान यदि और तो से रिलेटेड होता है, तो से रिलेटेड होता है। और वैकल्पिक क्या होता है? वैकल्पिक में जिसमें वैकल्पिक दिया हो, जैसे कि उद्देश्य और विधेय में जहां विकल्पिक आ जाए। कहने का मतलब, जैसे कि उद्देश्य के साथ विधेय का दो विकल्प है, जैसे एक ये है एक ये है, जैसे कि या तो मोहन बुद्धिमान होगा या तो मूर्ख होगा। तो यहाँ पे जहां वैकल्पिक आ गया, यहाँ पे क्या आया, कौन सा विकल्प है? या तो और है, इसमें क्या कहते हैं, विकल्प है। मुझे लगता है एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सर्वव्यापी और दूसरा होता है अंशव्यापी। ठीक है, तो सर्वव्यापी क्या होता है? सर्वव्यापी हम उसे कहते हैं जब उद्देश्य और विधेय का संबंध सभी सदस्यों पर लागू होता है, तो उसे हम सर्वव्यापी कहते हैं। सभी सदस्यों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है सभी, ठीक, या कोई और नहीं, ये दोनों साथ आते हैं, कोई और नहीं, तो ये दोनों इसका पहचान है। तो सभी जो तर्कवाक्य हैं, सभी मनुष्य मरण दार्शनिक हैं, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो बिना क्या नाम है सब शर्त लागू कर रहा है, दूसरे में कोई शर्त लागू नहीं कर रहा है, मतलब जो कोई देशद्रोही नागरिक नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो या तो सर्वव्यापी हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा उसमें, या तो कुछ व्याप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। अंश व्यापी में आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है, अंश अंश कुछ मतलब कुछ, तो सीधा सीधा लग रहा है यहाँ पे कुछ होगा, तो कुछ मनुष्य बुद्धिमान है। जैसे कुछ चीजें व्याप्त होती हैं और कुछ चीजें व्याप्त नहीं होती हैं। पे जो मनुष्य है, तो मनुष्य बुद्धिमान है, इसमें कुछ ही इसका पहचान है, और इसमें कुछ, इसमें नहीं, ये दोनों है, मतलब कुछ तो है इसमें, मतलब अंश मतलब यही होता है, कुछ तो है। जैसे कि जब तर्कवाक्य में बताया गया हो उद्देश्य वर्ग में कुछ सदस्यों पर लागू होता है, कुछ सदस्यों पर लागू होता है, सब पे नहीं होता है, तो अंश व्यापी होता है। मुझे लगता है दैट्स पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं गुण के आधार पर तर्कवाक्य के दो प्रकार होते हैं। मैंने परिणाम के ऊपर दो प्रकार बताए, जैसे परिणाम के आधार पर दो प्रकार, उसके बाद हमने बताया गुण के आधार पर दो प्रकार। तो गुण के आधार पर दो प्रकार, पहला होता है सविकरात्मक, दूसरा होता है निषेधात्मक। सविकरात्मक मतलब क्या होता है, अब देखते हैं। सविकरात्मक, जब उद्देश्य और विधेय पद संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, स्वीकार का मतलब स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे सभी बिहारी नागरिक हैं, सभी नागरिक है, मतलब सभी को स्वीकार कर लिया गया है। कुछ मराठी बंगाली हैं, सभी और कुछ यहाँ पे है, जैसे कि कुछ को तो भी एक्सेप्ट किया गया है ना, स्वीकार कर लिया गया है। निषेधात्मक मतलब होता है मना कर देना, मतलब उद्देश्य और विधेय को मतलब निषेध कर देना, संबंध को निषेध कर देना, मतलब कोई और नहीं, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, मतलब इसमें कि निषेध कर दिया गया, मतलब नकार दिया गया है। और देखो, कोई मनुष्य वफादार नहीं होता, मतलब ये भी, इसमें भी कुछ जो है नकार दिया गया, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। ये तो लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस है, जो भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे निरुपाधिक तर्क वाक्य का मानक आकार, जिसमें क्या होता है, सर्वव्यापी, ये दोनों जो बनता है, एक सेकंड पेन ले लूं मैं। हम्म, हम्म। जैसे सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, सर्वव्यापी अंशव्यापी स्वीकारात्मक, अंशव्यापी निषेधात्मक। ठीक है, ये देखो, जब हमने बताया था आपको तर्कवाक्य के दो प्रकार होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक परिणाम के आधार पर दो प्रकार का होता है और गुण के आधार पर दो प्रकार का होता है, तो उन दोनों के रिलेशन से ये बना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सर्वव्यापी स्वीकारात्मक की अगर हम बात करें, तो ये होता है जब किसी तर्कवाक्य में उद्देश्य और वर्ग विधेय मतलब
जो विधेय पद हो उसमें पूर्णतः सहमत हो, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं तो सभी होता है, जब इसमें स्वीकार कर लिया जाता है उसे हम कहते हैं सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, मतलब सर्व सभी को स्वीकार कर लिया गया। एट द सेंस आप याद कर सकते हो ऐसे, ये जो है इसका सिंबल होता है। दूसरा होता है क्या, सर्वव्यापी निषेधात्मक, मतलब सर्वव्यापी कुछ व्याप्त है बट निषेध भी किया गया है। जैसे कि कुछ विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, मतलब कोई है, मतलब व्याप्त है लेकिन क्या है, निषेध कर दिया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेधात्मक। जैसे कि जब किसी तर्क वाक्य में उद्देश्य पद का पूर्ण विधेय पद पूर्णतः सहमित न हो, विधेय पद पूर्णतः सहमित नहीं होता है, उसे हम सर्वव्यापी निषेधात्मक या सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। जैसे कि ई है, इसका जो उदाहरण मैंने पहले दे चुका, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अंशव्यापी। अंशव्यापी क्या होता है, अंशव्यापी में आपको सीधा सीधा लग रहा है अंश की बात की गई है, मतलब कुछ अंश होगा और स्वीकार किया गया होगा। जैसे कुछ नेपाली कांग्रेसी है, इसमें कुछ की बात हुई गई है, कुछ की जब बात हुई होगी, ठीक है। अंशव्यापी स्वीकारात्मक, जैसे कुछ अंश स्वीकार किया गया होगा। जब किसी तर्क वाक्य का उद्देश्य पद का वर्ग विधेय पद वर्ग अंश सहमति रहता है तो उसे हम अंशव्यापी स्वीकारात्मक कहते हैं। जब अंश उसमें व्याप्त रहता है, आप ऐसे कह सकते हो, अंश को स्वीकार कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अंशव्यापी तर्कवाक्य कहते हैं। अंशव्यापी सर्वात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। अंशव्यापी निषेधात्मक की बात कर लें तो क्या होता है, अंशव्यापी निषेधात्मक वो होता है जब किसी तर्कवाक्य का उद्देश्य या वर्ग विधेय पद जो अंश सहमति नहीं होता है, ठीक है, सहमत नहीं होता है तो उसे निषेध कर दिया जाता है, मतलब निषेध कर देता है। जैसे कुछ कुछ व्यापारी ईमानदार नहीं है, मतलब कुछ को क्या किया, इसका जो मतलब क्या था, इसका सभी था और कोई नहीं था, तो सभी इसमें आ गया, कोई नहीं इसमें आ गया, और कुछ इसमें आ गया, कुछ नहीं इसमें आ गया। आपको क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये चार जो विरोध वर्ग है इसे हम देख लेते हैं। चार विरोध संबंधित के प्रकार, ये ऐसे बनता है, एक सेकंड, टेबल ऐसे बनता है, वेट करिए थोड़ा सा, ये टेबल ऐसे बनता है, आपके बुक में दिया होगा या नोट्स होगा आपके पास, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे हो बना होगा ये। यहाँ होता है ए, यहाँ होता है ई, यहाँ होता है आई, एक सेकेंड, होता है आई, यहाँ होता है ओ। ठीक, ये रिलेशन बना, इसे कहते हैं वेघाती। जो ए और ओ का रिलेशन बताता है उसे कहते हैं वेघाती। जो ई आई और ई का रिलेशन बताता है उसे वेघाती कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब समान उद्देश्य विधेय वाले वे पद जब जिसमें जो परिणाम है वो भी भिन्न भिन्न हो और जो गुण है वो भी भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विघाती। जैसे कि अगर हम बात कर लें इसमें एग्जांपल के तौर, जैसे ए और ओ का रिलेशन देखो, इसमें जो क्या नाम है गुण है वो सकारात्मक ही से निषेधात्मक, मतलब गुण भी अलग है, और जो ये सर्वव्यापी और नीचे अंशव्यापी है, मतलब उसका परिणाम भी अलग है। तो समान उद्देश्य और विधेय वाले वे पद जिसमें गुण और परिणाम दोनों भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम व्याघाती कहते हैं। विपरीत उसे कहते हैं जब ए और ई का रिलेशन हो। ई और ए का रिलेशन देखो क्या है, डिफिनेशन तुरंत बन जाएगा। ए और ई का रिलेशन क्या है, इसमें जो क्या नाम है परिणाम है वो सर्वव्यापी होंगे, और जो क्या नाम है गुण होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि समान उद्देश्य और विधेय वाले वे पद जिसके जो परिणाम होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं लेकिन जो उसके गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विपरीत कहते हैं। और ये दोनों का रिलेशन जो होता है वो विरुद्ध होता है या उप विपरीत होता है। तो विरुद्ध तो हम डिफिनेशन इसका देते हैं कैसे, ई और ओ का रिलेशन देखो, नहीं सॉरी, आई और ओ का रिलेशन देखो, तो इसमें क्या होगा, समान उद्देश्य और विधेय वाले वे पद जिसके जो परिणाम होते हैं वो अंशव्यापी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसे हम उप विपरीत या क्या कहते हैं, विरुद्ध कहते हैं। उपसराणी की बात कर लें तो रिलेशन इसका क्या होता है, उपसराणी मतलब आई और ओ और ए और आई का रिलेशन होता है। अब इसका हम बताते हैं डिफिनेशन से, ए और आई का देखो तो क्या होता है, देखो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं अंशव्यापी, जैसे इसका सामान्य उद्देश्य और विधेय वाले वे पद
समान उद्देश्य और विधेय वाले वे पद जिसके जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं और जो उसके गुण होते हैं वो या सविकरात्मक होगा या निषेधात्मक होगा। कैसे कि जब ए और आई का रिलेशन होगा उसमें सविकरात्मक हो सकता है, लेकिन जब ई और ओ का रिलेशन होगा उसमें निषेधात्मक हो सकता है। तो या सविकरात्मक होगा या निषेधात्मक होगा, लेकिन इसमें ए और आई का रिलेशन होगा फिर भी अलग होगा, और ये जब ई और ओ का रिलेशन होगा फिर भी अलग होगा। इस वजह से समान उद्देश्य और विधेय वाले वे पद जिसके परिणाम अलग अलग होते हैं और जो गुण होते हैं वो सविकरात्मक या निषेधात्मक होते हैं उसे उपसराण कहते हैं। यहाँ स्र रहेगा, लेकिन गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, दैट्स अ क्लियर माई पॉइंट। वो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है या वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती, तो उसके बाद आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो देखते बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं टॉपिक बता दूंगा बाकी। निरपेक्ष नया वाक्य किसे कहते हैं? निरपेक्ष नया वाक्य क्या होता है, जैसे कि जब उद्देश्य और विधेय, देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर लेना, माफी चाहूंगा। जैसे विधेय होगा, ठीक है, समान उद्देश्य और विधेय वाले के जो बिना शर्त के हम स्वीकार कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष न्यायवाद कहते हैं। इसके 3 पद होते हैं, जैसे कि पहला होता है मुख्य पद, और होता है अमुख्य पद, और होता है मध्यम पद। जैसे कि बिना शर्त के स्वीकार किया गया है सभी चीज मरणशील हैं, सभी मनुष्य जीव हैं और सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो ये दोनों देखो आपको पहले बताया था, ये दोनों क्या होते हैं? आधार वाक्य होते हैं, और ये जो होता है नीचे वाला होता है निष्कर्ष होता है। ठीक है, जब निष्कर्ष में जो विधेय पद होता है, निष्कर्ष में ये होता है उद्देश्य और ये होता है विधेय। जो विधेय पद होता है वो मुख्य पद होता है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक, और जो निष्कर्ष की बात कर रहे हैं नीचे का, जो निष्कर्ष होता है वो मुख्य अमुख्य पद होता है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक, और जो एम होता है वो मिडिल टर्म होता है, मतलब दोनों में कॉमन कौन सा टर्म है? जीव आ रहा है तो ये मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे होगा मिडिल टर्म। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, मुझे पता है। 3 पद होते हैं निरपेक्ष नया वाक्य। अब देखो यहाँ पे एक पद आता है मुख्य आधार वाक्य और अमुख्य आधार वाक्य। अब देखो जो मरणशील है यहाँ पे, जो यहाँ पे विधेय पद आएगा, ये जहां भी होगा मरणशील जहां भी होगा वो मुख्य आधार वाक्य होगा। तो मरणशील पहले वाक्य में है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पी बन जाएगा यहाँ पे, और ये मिडिल था तो यहाँ पे एम बनेगा। ठीक है, और ये मनुष्य है, देखो जहाँ पे उद्देश्य ये जहां भी होगा, मनुष्य की जगह मनुष्य किसी कहीं हो सकता है, तो ये वहां पे ये बनेगा अमुख्य आधार वाक्य। तो ये पहला जो लाइन बना इसमें क्या है? इसमें हमारा मरणशील मिल रहा है तो ये हो जाएगा मुख्य आधार वाक्य। ठीक है, और ये हो जाएगा अमुख्य आधार वाक्य, दूसरा लाइन। ठीक, तो मुझे आशा करता हूँ वो क्लियर हो चुका होगा। आप इसमें इंपॉर्टेंट्स और हो सकते हैं, जैसे कि मिल थ्योरीज हो सकता है और सिंबॉलिक लॉजिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, मैंने डायग्राम हो सकता है। अगर वीडियो आ गई नेक्स्ट वीडियो में बना सकता हूँ, या नहीं बन पाएगा तो आप और सोर्स ले लीजिएगा। अगर ये वीडियो में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ हो तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।